क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान एक साथ चित्रकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, दार्शनिक, संगीतकार और आविष्कारक कैसे हो सकता है? एक ऐसा इंसान जिसने 500 साल पहले उड़ने वाली मशीनों का सपना देखा, मानव शरीर को खोलकर उसकी गहराइयों को समझा और फिर उसी हाथों से दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग बना दी, मोनालिसा। हम उसे आज जानते हैं, लियोनार्डो दा विंसी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि लियोनार्डो जीनियस कैसे बना। असली सवाल यह है, क्या आप भी लियोनार्डो की तरह सोच सकते हैं? माइकल जे गेल्ब अपनी किताब में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, जीनियस कोई जन्म से मिला हुआ तोहफा नहीं है, यह एक ट्रेनेबल माइंडसेट है। यानी लियोनार्डो कोई जादुई इंसान नहीं था, वह बस सोचने का एक अलग तरीका जानता था और यही सोच आज भी सीखी जा सकती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, क्यूरियोसिटी मर जाती है, गलतियां डराने लगती हैं। लेकिन लियोनार्डो, वह हर चीज को ऐसे देखता था जैसे पहली बार देख रहा हो। आज की यह ऑडियो बुक जर्नी आपको लियोनार्डो की 7 स्टेप्स टू जीनियस सिखाएगी। ऐसे स्टेप्स जिन्हें आप हर दिन अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को तेज करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ को नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए है। तो चलिए लियोनार्डो की दुनिया में कदम रखते हैं। लियोनार्डो दा विंची का बचपन किसी सुनहरी कहानी जैसा नहीं था। ना कोई राजमहल, ना कोई विरासत में मिली पहचान, ना ही कोई ऐसा स्कूल जहां जीनियस को तराशा जाता हो। वह एक छोटे से इटालियन गांव में पैदा हुआ, विंची। एक ऐसा बच्चा जिसे समाज ने जन्म लेते ही आधा स्वीकार किया। वह वैध संतान नहीं था। उस समय के समाज में यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक ठप्पा था, एक ऐसी पहचान जो इंसान के भविष्य को सीमित कर देती थी। लेकिन शायद यही सीमाएं लियोनार्डो की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि जब किसी बच्चे को तय रास्ता नहीं मिलता तो वह खुद रास्ते बनाना सीखता है। लियोनार्डो के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लैटिन नहीं आती थी, ग्रीक नहीं जानता था। वह उन स्कॉलर्स में नहीं गिना जाता था जिन्हें उस दौर में एजुकेटेड कहा जाता था। लेकिन उसके पास कुछ और था, एक बेचैन मन, एक ऐसा दिमाग जो चुप नहीं बैठता था। वह सवाल पूछता था लगातार। जब बाकी बच्चे खेलते थे, लियोनार्डो पानी के पास बैठकर लहरों को देखता रहता था। वह देखता था कि पानी पत्थर से टकराकर कैसे मुड़ जाता है, कैसे तेज बहाव में भी उसका अपना एक रिदम होता है। वह पक्षियों को उड़ते हुए देखता, सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि पंखों की गति, हवा के साथ उनका रिश्ता। और फिर वही सवाल, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? लोगों के चेहरे उसे आकर्षित करते थे। किसी के होंठों की हल्की सी मुस्कान, आंखों में छुपा डर, भौहों की महीन हरकत। लियोनार्डो समझना चाहता था कि इंसान बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से वैसा क्यों नहीं होता। जहां दुनिया चीजों को स्वीकार कर लेती थी, लियोनार्डो वहीं अटक जाता था। दुनिया कहती यह नॉर्मल है। लियोनार्डो पूछता, नॉर्मल क्यों है? यही सवाल उसके जीवन की नींव बन गया। उसके पास नोटबुक्स थीं, लेकिन वे टाइडी नहीं थीं। उनमें स्ट्रेट आंसर्स नहीं थे, वे मेसी थीं, बिखरी हुई, उलझी हुई। उन नोटबुक्स में अधूरे स्केचेस थे, कटे फटे विचार थे, सवालों के ऊपर सवाल थे। आज की भाषा में कहें तो लियोनार्डो क्लैरिटी ढूंढने की जल्दी में नहीं था। उसके लिए परफेक्शन कभी प्रायोरिटी नहीं थी, उसके लिए प्रोसेस ही सब कुछ था। वह किसी आइडिया को पूरा होने से पहले छोड़ देता था। लोग उसे अनरिलायबल कहते थे। लोग कहते थे लियोनार्डो काम पूरा नहीं करता। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि लियोनार्डो का काम सिर्फ पूरा करना नहीं था, उसका काम था समझना। वह मानता था कि नॉलेज किताबों में बंद नहीं होती, वह जीवन में बहती है। लियोनार्डो का एक वाक्य था जो उसकी पूरी सोच को बयान कर देता है, एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। उसके लिए पढ़ना सेकेंडरी था, देखना, छूना, महसूस करना प्राइमरी। वह इंसानी शरीर को समझने के लिए शवों का अध्ययन करता था। उस दौर में यह पाप माना जाता था।
लेकिन लियोनार्डो के लिए यह क्यूरियोसिटी थी। वह मसल्स को देखता, हड्डियों को समझता और फिर वही ज्ञान उसकी पेंटिंग्स में उतर आता। उसके लिए आर्ट और साइंस अलग नहीं थे। पेंटिंग उसके लिए सिर्फ रंग नहीं थी, वह जियोमेट्री थी, प्रोपोर्शन थी, बैलेंस थी। एनाटॉमी सिर्फ साइंस नहीं थी, वह पोएट्री थी, एक ऐसी कविता जो शरीर के हर मूवमेंट में लिखी जाती है। आज की दुनिया में हम सोच को छोटे छोटे डिब्बों में बांट देते हैं। ये लॉजिक है, ये क्रिएटिविटी है, ये साइंस है, ये आर्ट है, और फिर हम खुद को भी उसी तरह बांट देते हैं। लियोनार्डो ऐसा नहीं करता था। वह एक साथ पेंटर भी था, इंजीनियर भी, फिलोसोफर भी, म्यूजिशियन भी। उसके लिए यह सब अलग आइडेंटिटीज नहीं थी, ये एक ही सोच के अलग एक्सप्रेशन थे। उसकी जीनियस आईक्यू में नहीं थी, उसकी जीनियस डिग्री में नहीं थी, उसकी जीनियस उस नजर में थी जिससे वह दुनिया को देखता था। आज हम स्पीड के दीवाने हैं, लियोनार्डो डेप्थ का प्रेमी था। आज हम आंसर्स ढूंढते हैं, लियोनार्डो क्वेश्चंस को सहेजता था। आज हम सर्टेनिटी चाहते हैं, लियोनार्डो अनसर्टेनिटी में सहज था। माइकल जे गेल्ब इसी बात को समझाते हैं। वह कहते हैं, लियोनार्डो को स्पेशल बनाने वाली कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उसके पास सिर्फ कुछ मेंटल हैबिट्स थीं, ऐसी आदतें जो उसने रोज प्रैक्टिस की, ऐसी आदतें जो समय के साथ उसकी सोच का स्वभाव बन गई। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लियोनार्डो कोई अनरीचेबल मिथ नहीं है, वह कोई डिस्टेंट लेजेंड नहीं है। वह एक एग्जाम्पल है कि इंसान का दिमाग अगर खुला रहे तो वह क्या बन सकता है। अगर क्यूरियोसिटी जिंदा रहे तो जीनियस कैसे जन्म लेता है। माइकल जे गेल्ब कहते हैं, अगर आप लियोनार्डो की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको उसके जैसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, या उसके जैसे स्केचेस बनाने की भी नहीं। आपको बस उसकी तरह सोचना सीखना है। और यह सोच 7 मेंटल प्रिंसिपल्स पर टिकी है। 7 ऐसे स्टेप्स जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और अब जब आपने लियोनार्डो की सोच की जमीन को महसूस कर लिया है, अब समय है उन 7 दरवाजों को खोलने का। अब समय है 7 स्टेप्स टू जीनियस में प्रवेश करने का। चैप्टर 1, क्यूरियोसिटी। लियोनार्डो दा विंची के लिए जीनियस बनने का पहला और सबसे जरूरी नियम था क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना। उसका मानना था कि जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, उसी दिन उसका दिमाग धीरे धीरे सोने लगता है। वह जिंदा तो रहता है, चलता फिरता है, काम करता है, लेकिन भीतर से उसकी सोच निष्क्रिय हो जाती है। लियोनार्डो मानता था कि सवाल पूछना केवल जानकारी पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह दिमाग को जागृत रखने की प्रक्रिया है। उसके लिए क्यूरियोसिटी कोई बचपन की आदत नहीं थी जिसे उम्र के साथ छोड़ दिया जाए, बल्कि यह एक ऐसी आग थी जिसे हर दिन ईंधन चाहिए। वह कहता था कि अगर आप किसी चीज को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस चीज के गुलाम बन जाते हैं। आज की दुनिया में हम खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, क्योंकि हमारे पास हर सवाल का जवाब कुछ ही सेकंड में मिल जाता है। हम गूगल खोलते हैं, सर्च करते हैं और जवाब पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। हम जवाब ढूंढते ढूंढते सवाल पूछना भूल जाते हैं। हमारा दिमाग खोज करता नहीं रहता, वह सिर्फ उपभोक्ता बन जाता है। लियोनार्डो ऐसा नहीं था। वह किसी भी चीज को फाइनल ट्रूथ मानने से पहले उस पर ठहरता था। वह आसमान को देखकर सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखता था, वह सोचता था कि उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। वह इंसान की हंसी को देखकर खुश नहीं होता था, वह यह समझना चाहता था कि हंसी के पीछे कौन सा भाव छुपा है और वह भाव शरीर को कैसे प्रभावित करता है। डर उसके लिए सिर्फ एक भावना नहीं था, वह एक फिजिकल रिएक्शन था जिसे समझा जा सकता था, ऑब्जर्व किया जा सकता था। लियोनार्डो की नोटबुक्स सवालों से भरी हुई थी, ऐसे सवाल जिनका जवाब उस समय किसी के पास नहीं था, लेकिन उसके लिए सवालों का होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वह जानता था कि सही सवाल एक दिन सही जवाब को जन्म देता है। माइकल जेल्ब यही बात हमें सिखाते हैं। वह कहते हैं कि क्यूरियोसिटी को बनाए रखना कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, यह एक कॉन्शियस चॉइस है।
हर दिन अपने दिमाग को यह परमिशन देना कि वह पूछ सकता है, कि वह उलझ सकता है, कि वह किसी भी चीज को ऑब्वियस मानने से इनकार कर सकता है। अगर आप लियोनार्डो की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको जीनियस बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ क्यूरियस बनने की आदत डालनी चाहिए। हर दिन खुद से कुछ सवाल पूछिए, भले ही वे सवाल छोटे हों, भले ही वे बेवकूफ लगें, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही वह दरवाजा है जिससे होकर हर महान सोच इस दुनिया में प्रवेश करती है। चैप्टर 2, डेमोस्ट्राजियोने, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। लियोनार्डो दा विंची के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अंधा विश्वास था। वह किसी भी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेता था क्योंकि किसी किताब में लिखा है या किसी बड़े विद्वान ने कहा है। उसका मानना था कि जब तक आपने किसी चीज को अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने हाथों से नहीं परखा और अपने अनुभव से नहीं गुजारा, तब तक आप वास्तव में उसे जानते ही नहीं हैं। लियोनार्डो कहता था कि बिलीफ तब तक उपयोगी है जब तक वह आपको खोज की ओर ले जाए, लेकिन जैसे ही बिलीफ सवालों को रोक देता है, वह ज्ञान नहीं, जंजीर बन जाता है। इसी वजह से वह अथॉरिटी से डरता नहीं था। उस समय एरिस्टोटल जैसे महान नामों की बातें अंतिम सत्य मानी जाती थीं, लेकिन लियोनार्डो उनके विचारों को भी अनुभव की कसौटी पर कसता था। आज हम एक अलग तरह की दुनिया में जी रहे हैं। हमारे चारों ओर क्वोट्स हैं, मोटिवेशनल लाइंस हैं और रेडीमेड विजडम है। हम उन्हें पढ़ते हैं, शेयर करते हैं और खुद को समझदार महसूस करने लगते हैं, लेकिन वह समझ अक्सर उधार की होती है। वह हमारे जीवन में उतरी नहीं होती, सिर्फ हमारी स्क्रीन पर चमकी होती है। लियोनार्डो ज्ञान को पढ़ता नहीं था, वह उसे जीता था। वह एक्सपेरिमेंट करता था, कभी पानी के फ्लो पर प्रयोग करता, कभी प्रकाश और छाया के साथ खेलता, कभी शरीर की बनावट को समझने के लिए जोखिम उठाता। और हां, वह असफल भी होता था। कई डिजाइन्स काम नहीं करते थे, कई आइडियाज अधूरे रह जाते थे, कई प्रयोग गलत साबित होते थे। लेकिन लियोनार्डो के लिए फेलियर कोई अंत नहीं था। वह फेलियर को एक संकेत की तरह देखता था, एक मैसेज की तरह। हर गलती उसे यह बताती थी कि कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा है, और यही जानकारी उसे अगले प्रयास के लिए और ज्यादा स्पष्ट बनाती थी। उसके लिए गलती एम्बैरसमेंट नहीं थी, वह डेटा थी। आज हम गलती से डरते हैं। हमें सिखाया गया है कि गलती करना कमजोरी है। स्कूल में गलत जवाब पर नंबर कटते हैं, समाज में गलती पर जजमेंट मिलता है। इसीलिए हम सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, कोशिश कम करते हैं और अनुभव से पहले ही रुक जाते हैं। लियोनार्डो ठीक इसके उलट था। वह जानता था कि बिना गिरने के चलना नहीं सीखा जा सकता। बिना असफल हुए कोई भी नया ज्ञान पैदा नहीं होता। उसके लिए अनुभव सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं था, वह खुद सफलता की परिभाषा था। माइकल गेल्ब हमें याद दिलाते हैं कि लियोनार्डो की सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो थ्योरी को शुरुआत मानिए, मंजिल नहीं। पढ़िए, सुनिए, लेकिन वहीं मत रुकिए। अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयोग कीजिए, जोखिम लीजिए, गलती कीजिए और उन गलतियों से सीखिए। क्योंकि जब आप अनुभव के रास्ते सीखते हैं तो ज्ञान सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहता, वह आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है और वही ज्ञान कभी आपसे छीना नहीं जा सकता। चैप्टर 3, सेंसाजियोने, शार्पनिंग द सेंसेस। लियोनार्डो दा विंची मानता था कि इंसान की सोच उतनी ही गहरी हो सकती है जितनी गहरी उसकी देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता होती है। उसके लिए सेंसेस सिर्फ शरीर के टूल्स नहीं थे, वे दिमाग के दरवाजे थे। अगर ये दरवाजे धुंधले हों तो अंदर आने वाला हर विचार भी धुंधला हो जाता है। लियोनार्डो अपने सेंसेस को रोज ट्रेन करता था। वह देखता था, लेकिन सरसरी नजर से नहीं। वह किसी पत्ते की बनावट को ऐसे देखता था जैसे वह कोई रहस्य हो। वह प्रकाश को दीवार पर गिरते हुए ऐसे ऑब्जर्व करता था जैसे वह किसी कहानी का हिस्सा हो। वह आवाजों को सिर्फ सुनता नहीं था, वह उनके बीच के फर्क को महसूस करता था। हवा की सरसराहट और पानी की लहर में क्या अलग है, यह समझने की कोशिश करता था। उसका मानना था कि ऑब्जर्वेशन जितना साफ होगा, सोच उतनी ही स्पष्ट होगी। अगर आप चीजों को आधा देखते हैं तो आप उन्हें आधा ही समझ पाएंगे।
लियोनार्डो कहता था कि दिमाग को शार्पन करने से पहले सेंसेस को शार्पन करना जरूरी है, क्योंकि दिमाग वही सोचता है जो सेंसेस उसे दिखाते हैं। आज की दुनिया में हमारी सेंसेस धीरे धीरे सुस्त हो रही हैं। हम ज्यादातर समय स्क्रीन के सामने रहते हैं। हमारी आंखें पिक्सेल्स देखती हैं, कान नोटिफिकेशन सुनते हैं और हमारा शरीर एक ही जगह बैठा रहता है। हम बहुत कुछ देखते हैं लेकिन बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं। हम सुनते तो हैं लेकिन सच में सुनते नहीं। हम महसूस करते हैं लेकिन उस भावना के भीतर झांकते नहीं। लियोनार्डो के समय में डिस्ट्रैक्शंस कम थे लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। आज डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं लेकिन क्यूरियोसिटी दबती जा रही है। यही वजह है कि हमारी सोच शैलो होती जा रही है। हम जल्दी जजमेंट बना लेते हैं, जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने चीजों को गहराई से देखने की आदत खो दी है। लियोनार्डो ऑब्जर्वेशन को मेडिटेशन की तरह मानता था। उसके लिए देखना एक अभ्यास था, सुनना एक कला थी और महसूस करना एक संवाद था खुद के साथ। वह जानता था कि जब सेंसेस जागृत होते हैं तब दिमाग भी जागृत होता है, तब क्रिएटिविटी अपने आप जन्म लेती है और समझ अपने आप गहरी हो जाती है। माइकल गेल्ब हमें याद दिलाते हैं कि इस हैबिट को आज भी जिंदा किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़ी टेक्निक की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज थोड़ा सा ठहरना जरूरी है। दिन में कुछ मिनट ऐसे बिताइए जब आप फोन से दूर हों। बस आसपास देखें, किसी इंसान के चेहरे को ध्यान से देखें, किसी आवाज को पूरी तरह सुने, किसी एहसास को बिना नाम दिए महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे दुनिया बदलती नहीं, आपकी नजर बदलती है, और जब नजर बदलती है तो सोच अपने आप गहरी हो जाती है। यही सेंसाज़ियोने है, सेंसेस के जरिए जीनियस की ओर पहला कदम। चैप्टर 4, एस्फुमाटो, कंफर्ट विद अनसर्टेनिटी। लियोनार्डो दा विंची की सोच का एक सबसे अनोखा पहलू था अधूरेपन से उसकी मित्रता। जहां ज्यादातर लोग अधूरी चीजों से बेचैन हो जाते हैं, वहां लियोनार्डो उनमें शांति महसूस करता था। उसके लिए अनसर्टेनिटी कोई खतरा नहीं थी, बल्कि एक खुला मैदान था जहां नए विचार जन्म लेते हैं। वह मानता था कि हर चीज का तुरंत स्पष्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी अक्सर समय की गोद में जन्म लेती है। मोनालिसा को ही देख लीजिए, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग, और फिर भी वह कभी ऑफिशियली कंप्लीट घोषित नहीं की गई। लियोनार्डो ने उस पर सालों काम किया, बार बार लौटकर आया, छोटे छोटे बदलाव किए, और फिर भी उसे पूरी तरह समाप्त नहीं माना। उसके लिए अधूरापन फेलियर नहीं था, वह प्रोसेस का हिस्सा था। वह जानता था कि कुछ रहस्य अगर खुले रह जाए तो वे ज्यादा जीवित रहते हैं। लियोनार्डो एम्बिग्विटी से डरता नहीं था। वह ऐसे सवालों के साथ रह सकता था जिनका कोई तुरंत जवाब नहीं था। वह अनसर्टेनिटी में घबराता नहीं था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि कंफ्यूजन दिमाग की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी है। जब दिमाग उलझता है तभी वह पुराने पैटर्न्स को तोड़ने लगता है, और जब पुराने पैटर्न्स टूटते हैं तभी नई क्रिएटिविटी जन्म लेती है। आज की दुनिया में हम क्लैरिटी के भूखे हैं। हमें हर चीज का आंसर अभी चाहिए। हम चाहते हैं कि जीवन भी एक मैनुअल की तरह हो, जहां हर सवाल के सामने एक साफ, निश्चित जवाब लिखा हो। जैसे ही हमें अनसर्टेनिटी मिलती है, हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि कंफ्यूजन मतलब हम गलत रास्ते पर हैं। लियोनार्डो इसके बिल्कुल उलट सोचता था। उसके लिए कंफ्यूजन एक संकेत था कि दिमाग कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। वह कहता था कि जब सब कुछ बहुत साफ और आसान लगने लगे, तब समझ लीजिए कि आप सोच नहीं रहे, सिर्फ दोहरा रहे हैं। असली सोच वहीं शुरू होती है जहां सर्टेनिटी खत्म होती है। माइकल गेल्ब इसी विचार को स्फुमाटो कहते हैं, एक ऐसा मानसिक अभ्यास जिसमें इंसान अस्पष्टता, पैराडॉक्स और अधूरे सवालों के साथ सहज होना सीखता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन जल्दी क्लोजर चाहता है, लेकिन लियोनार्डो ने सिखाया कि अगर आप हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढने की जिद छोड़ दें, तो आपका दिमाग धीरे धीरे गहराई में उतरने लगता है। अनसर्टेनिटी में बैठना एक कला है। इसका मतलब कुछ न करना नहीं है, बल्कि इंतजार करना है, समझ के पकने का। जब आप किसी सवाल को समय देते हैं, तो वह सवाल आपको बदलने लगता है। वह आपकी सोच को चौड़ा करता है
आपकी सहन शक्ति बढ़ाता है और आपकी क्रिएटिविटी को जगह देता है। लियोनार्डो की जीनियस इसी धैर्य में छुपी थी। वह जानता था कि जीवन के सबसे सुंदर उत्तर अक्सर अधूरे सवालों से जन्म लेते हैं, और जो इंसान अनसर्टेनिटी से दोस्ती कर लेता है वह सिर्फ बेहतर थिंकर ही नहीं बनता, वह ज्यादा शांत इंसान भी बन जाता है। चैप्टर 5, आरटी साइंजा, बैलेंस, लॉजिक एंड इमेजिनेशन। लियोनार्डो दा विंची के लिए दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नहीं थी। उसके लिए लॉजिक और इमेजिनेशन, साइंस और आर्ट, सोच के अलग अलग रास्ते नहीं थे, बल्कि एक ही नदी की दो धाराएं थीं। वह मानता था कि अगर इनमें से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो समझ अधूरी रह जाती है। साइंस अगर आर्ट के बिना हो तो वह सूखी और निर्जीव हो जाती है, और आर्ट अगर साइंस के बिना हो तो वह दिशा खो बैठती है। लियोनार्डो की पेंटिंग्स को देखिए, वे सिर्फ सुंदर चित्र नहीं हैं, वे गणितीय संतुलन, प्रोपोर्शन और ज्योमेट्री का जीवित उदाहरण हैं। हर चेहरे का एंगल, हर शैडो की गहराई, हर दूरी का माप, सब कुछ लॉजिक से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसी लॉजिक के भीतर भावना भी बहती है। उसकी कला सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी छूती है। यही कारण है कि उसकी पेंटिंग्स सदियों बाद भी जीवित लगती हैं। आज की दुनिया में हम सोच को अक्सर दो एक्सट्रीम्स में बांट देते हैं। या तो हम खुद को बहुत लॉजिकल बना लेते हैं, जहां हर चीज का हिसाब किताब चाहिए, हर भावना को दबा दिया जाता है, या फिर हम पूरी तरह इमोशनल हो जाते हैं, जहां कल्पना तो होती है लेकिन ठोस समझ और संरचना नहीं होती। दोनों ही स्थितियों में संतुलन टूट जाता है। लियोनार्डो इस टूटन को नहीं मानता था। वह एक इंजीनियर की तरह सोचता था और एक कवि की तरह महसूस करता था। वह मशीनों के स्केचेस बनाता था, लेकिन साथ ही संगीत भी रचता था। वह एनाटॉमी का अध्ययन करता था, लेकिन उसी शरीर में छुपी सुंदरता को भी देखता था। उसके लिए लॉजिक दिशा देता था और इमेजिनेशन उसे उड़ान देती थी। माइकल जे गेल्ब इसी संतुलन को ART साइंजा कहते हैं। यह आदत सिखाती है कि सोच को एक ही रंग में मत रंगिए। अपने दिमाग के दोनों हिस्सों को रोज काम में लाइए। कभी विश्लेषण कीजिए, कभी कल्पना कीजिए, कभी नंबर्स से खेलिए, कभी मेटाफोर्स से। जब लॉजिक और इमेजिनेशन साथ चलते हैं तब सोच सिर्फ सही नहीं होती, वह गहरी और असरदार भी होती है। इसका अभ्यास बहुत साधारण है। अगर आप कोई समस्या हल कर रहे हैं तो पहले उसे लॉजिक से समझिए, तथ्यों को देखिए, कारण परिणाम को समझिए। फिर एक पल रुकिए और इमेजिनेशन को बोलने दीजिए। सोचिए कि अगर कोई नियम न हो तो समाधान कैसा दिखेगा। जब आप इन दोनों दृष्टियों को जोड़ते हैं तो नए विचार अपने आप जन्म लेते हैं। लियोनार्डो की जीनियस इसी संतुलन में छुपी थी। उसने न तो भावना को दबाया, न ही तर्क को। उसने दोनों को एक दूसरे का साथी बना लिया। और यही कारण है कि उसकी सोच आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उसके समय में थी। चैप्टर 6, माइंड बॉडी कनेक्शन। लियोनार्डो दा विंची यह अच्छी तरह समझता था कि दिमाग और शरीर दो अलग अलग इकाइयां नहीं हैं। उसके लिए सोच सिर्फ सिर में पैदा होने वाली चीज नहीं थी, वह पूरे शरीर की अवस्था से जुड़ी हुई थी। वह जानता था कि अगर शरीर थका हुआ, जकड़ा हुआ या सुस्त है तो दिमाग भी उसी तरह भारी और सीमित हो जाता है। कमजोर शरीर, उसके अनुसार, कमजोर सोच को जन्म देता है। लियोनार्डो अपने शरीर को केवल काम करने का साधन नहीं मानता था, बल्कि सोच का साथी मानता था। वह चलता था, लंबी दूरी तक पैदल घूमता था और चलते चलते विचारों को आकार देता था। उसके कई आइडियाज कागज पर बैठकर नहीं, बल्कि मूवमेंट के दौरान जन्मे थे। जब शरीर चलता है तो दिमाग भी ठहराव से बाहर निकलता है। विचार बहने लगते हैं, जैसे जमी हुई नदी फिर से चलने लगे। वह एक्सरसाइज करता था, शरीर को लचीला रखता था, संतुलन और कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देता था। उसके स्केचेस में इंसानी शरीर की सटीकता इसीलिए दिखती है क्योंकि वह उसे बाहर से नहीं, भीतर से समझता था। वह जानता था कि शरीर की हर हरकत दिमाग को कुछ न कुछ सिखाती है। आज की दुनिया में हमने इस जुड़ाव को लगभग भूल ही गए हैं। हम घंटों एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, स्क्रीन के सामने झुके हुए, और उम्मीद करते हैं कि हमारा दिमाग तेज, रचनात्मक और स्पष्ट बना रहे। हम सोचते हैं कि जीनियस सिर्फ सोचने से आता है,
जबकि शरीर को हमने लगभग निष्क्रिय बना दिया है। लियोनार्डो की सोच हमें याद दिलाती है कि मूवमेंट लग्जरी नहीं है, आवश्यकता है। शरीर को हिलाना सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं होता, वह मानसिक स्पष्टता के लिए भी जरूरी है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, खींचते हैं, तो सिर्फ मसल्स नहीं, विचार भी खुलते हैं। दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है, तनाव ढीला पड़ता है और क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। माइकल गेल्ब इस प्रिंसिपल को कॉर्पोरालिटा कहते हैं, शरीर के जरिए सोच को बेहतर बनाना। इसका मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में मूवमेंट को जगह देना है। थोड़ी देर टहलना, खड़े होकर सोचना, काम के बीच शरीर को स्ट्रेच करना, ये सब छोटे कदम दिमाग को बड़ी राहत देते हैं। लियोनार्डो जानता था कि स्थिर शरीर अक्सर स्थिर सोच को जन्म देता है, और जब शरीर में ऊर्जा बहती है तो दिमाग भी ज्यादा खुला, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि उसके लिए मूवमेंट सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं थी, वह सोचने का एक तरीका था। चैप्टर 7, कनिष्ने, सीइंग द बिग पिक्चर। लियोनार्डो दा विंची दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखता था। जहां ज्यादातर लोग चीजों को अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं, वहां लियोनार्डो उन्हें जोड़कर देखता था। उसके लिए प्रकृति, इंसान और मशीन अलग अलग अस्तित्व नहीं थे, बल्कि एक ही बड़े तंत्र के अलग रूप थे। वह मानता था कि जब तक आप संबंध नहीं देखेंगे, तब तक आप वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। लियोनार्डो प्रकृति को सिर्फ देखने की चीज नहीं मानता था, वह उसे एक लिविंग सिस्टम की तरह समझता था। नदियों का बहाव, पेड़ों की शाखाएं, इंसानी नसों का जाल, उसे हर जगह एक ही पैटर्न दिखाई देता था। वही फ्लो, वही रिदम, वही संतुलन। उसने महसूस किया कि प्रकृति जिन नियमों से चलती है, वही नियम इंसान के शरीर, मन और उसके बनाए हुए यंत्रों में भी काम करते हैं। आज की दुनिया में हमारी सोच फ्रैगमेंटेड हो गई है। हम समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं और फिर हर हिस्से को अलग अलग ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम काम को जीवन से अलग देखते हैं, दिमाग को शरीर से अलग और इंसान को प्रकृति से अलग। इस अलगाव में हम सुविधा तो पा लेते हैं, लेकिन समझ खो देते हैं। लियोनार्डो होलिस्टिक सोचता था। वह जानता था कि किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए उसके संदर्भ को समझना जरूरी है। एक पत्ता तभी समझ में आता है जब आप पूरा पेड़ देखें। एक मांसपेशी तभी समझ में आती है जब आप पूरे शरीर को देखें, और एक विचार तभी समझ में आता है जब आप उस सोच के पूरे जाल को देखें। माइकल गेल्ब इस सोच को कोनेशोने कहते हैं, संबंधों को देखने की क्षमता। यह आदत सिखाती है कि हर चीज को आइसोलेट करके मत देखिए। जब आप किसी समस्या का सामना करें तो सिर्फ यह मत पूछिए कि यह क्या है, बल्कि यह भी पूछिए कि यह किससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप कनेक्शंस देखना शुरू करते हैं, समाधान ज्यादा गहरे और स्थायी होने लगते हैं। लियोनार्डो की इन्वेंशंस इसी सोच का परिणाम थीं। उसने पक्षियों की उड़ान को देखकर मशीनों की कल्पना की, पानी के फ्लो को देखकर इंजीनियरिंग के सिद्धांत समझे और इंसानी शरीर को देखकर आर्किटेक्चर के प्रोपोर्शन सीखे। उसके लिए सीख एक दिशा में नहीं बहती थी, वह हर तरफ से एक दूसरे में मिलती थी। इस सोच को अपनाने के लिए किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस दृष्टि बदलनी होती है। अपने जीवन की घटनाओं को अलग अलग घटनाओं की तरह मत देखिए, उन्हें एक कहानी की तरह देखिए जहां हर घटना किसी और से जुड़ी हुई है। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो जीवन सिर्फ बिखरा हुआ अनुभव नहीं रहता, वह एक अर्थपूर्ण संरचना बन जाता है। लियोनार्डो की जीनियस इसी समग्र दृष्टि में छुपी थी। उसने दुनिया को जोड़कर देखा, इसीलिए वह उससे कुछ नया रच सका। और जब आप भी चीजों को सिस्टम की तरह देखना सीख लेते हैं, तब आपकी सोच भी सीमाओं से बाहर निकलकर व्यापक हो जाती है। लियोनार्डो डा विंची कोई सुपर हीरो नहीं था। वह क्यूरियस था, वह पेशेंट था, वह इनकम्प्लीट था, लेकिन उसने अपने माइंड को फ्री रहने दिया। माइकल गेल्ब हमें यही सिखाते हैं, जीनियस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा बेहतर ऑब्जर्व करना, थोड़ा ज्यादा सवाल पूछना, थोड़ा कम सर्टेनिटी पर जोर देना। शायद आप मोनालिसा ना बनाएं,
लेकिन आप अपनी सोच की मास्टरपीस जरूर बना सकते हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपके अंदर कुछ हिला पाए तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी आज लियोनार्डो की तरह सोचना सीखना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।